नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में एक सड़क हादसे होने के दौरान भारतीय सेना के 7 जवानों की जान चली गई और कई जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। हादसे के दौरान गाड़ी में कुल 26 सैनिक मौजूद थे। घायलों का इलाज किया जा रहा है। सभी 26 लोगों को परतापुर के 403 फील्ड अस्पताल में पहुंचाया गया है और लेह से सर्जिकल टीमों को भी परतापुर भेजा गया है। अब तक 7 सैनिकों के मृत घोषित किए जा चुके हैं। वहीं कई अन्य सैनिकों को भी गंभीर चोटें आई हैं इस हादसे में। सेना की गाड़ी किन कारणों से सड़क से फिसलकर नदी में गिरी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गंभीर रूप से घायल जवानों को भारतीय वायुसेना की मदद से हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 जवान प्रतापपुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ की ओर जा रहे थे। खबर है कि सुबह करीब 9 बजे थोइंस से लगभग 25 किलोमीटर दूरी वाहन सड़क से अचानक फिसल गई और श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में जा गिरी। ये हादसा काफी ज्यादा दुख भरा रहा। चूंकि इस हादसे में बात करें तो 7 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक ड्रोन उड़ाया। ये ड्रोन जियो प्लेटफॉर्म के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। इसके अलावा कमेटी में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पर्व मुखिया सचिव शत्रुघ्न सिन्हा और साथ ही मनु गौड़ और कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा रंगवाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एक रूपता प्रदान करने के लिए न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। शायराना अंदाज में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन की हैसियत से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार अपने कामों का ढिंडोरा नहीं पीटती है। सीएम योगी ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और इसलिए उसने हमें जनादेश भी दिया है। योगी ने यह भी कहा कि जनता को इस बात का पता है कि कौन किसी भी योजना का शिलान्यास करता है और उसका उद्घाटन कौन करता है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हमारा युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को अभी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है।
सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इतने बड़ी आबादी का राज्य हर एक सरकार ने अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे थे जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। और राज्यपाल महोदय ने इसी बात का उल्लेख किया कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का अनादर है। और महोदय यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था, और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हमारा युवा क्या वाराणसी जिला अदालत आज इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है कि क्या सर्वे की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए। इस विषय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की राय अलग अलग थी। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने अदालत से अनुरोध किया कि सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक नहीं होने दें। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध भी किया। दोनों पक्षों को 30 मई को सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेराउजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि हमने अनुरोध किया है कि आयोग की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो केवल संबंधित पक्षों के साथ साझा किए जाएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। आपको बता दें कि सर्वे में दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं। वहीं इस मामले में वाराणसी कोर्ट में अब अगली सुनवाई जो है वो 30 मई को होनी है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज वीडियोग्राफी की
सर्टिफाइड कॉपी मिलनी थी, लेकिन सूचना मिली है कि टेक्निकल कमी के कारण सीडी नहीं बन पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 मई को सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में सीडी मिलेगी। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा हुई है। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान 1991 एक्ट का भी हवाला दिया। कॉड्रेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें आर्यन तथा 5 अन्य को क्लीन चिट दे दी गई है। इनमें नाम चार्जशीट में अब नहीं है और दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर से मिली ये जानकारी के अनुसार आर्यन खान समेत 6 लोग चार्जशीट का हिस्सा अब नहीं है, यानी कि आर्यन खान को एनसीबी ने अब क्लीन चिट दे दी है। आर्यन के खिलाफ एसआईटी को ठोस सबूत जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। सबूत ना होने की वजह से जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है, उनमें से आर्यन खान के अलावा अवनी साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर रोड़ा और मानव सिंगल का नाम शामिल बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरपोरेशन फिजिकल होना चाहिए। कई बार माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज़ की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कॉरपोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। और ये प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एनडीपीएस एक्ट पर लागू नहीं होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए और बियॉन्ड डाउट ऐसा एविडेंस हम लोगों को। वहीं आर्यन खान के इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। यह साबित करता है जो हमारा आरोप इस सरकार पर है कि एजेंसीज का दुरुपयोग अपनी खुदरा राजनीति के लिए किया जाता है। यह एक बार फिर से साबित होता है। आपने कई महीनों तक अपने लिए तो हेडलाइन मैनेजमेंट का इंतजाम कर लिया, फिल्म इंडस्ट्री को घेरे में डालकर। निकला क्या? आपको जरूर लाभ हुआ कि आपकी विफलताओं की खबरें दब गई, लेकिन देश का नुकसान होता है, एजेंसीज का नुकसान होता है, एजेंसीज पर जो विश्वास है लोगों का वो खत्म होता है और निर्दोष लोगों को आप संदेह के घेरे में डाल देते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ नहीं करने के बाद भी उनको जेल में रहना पड़ा, इतनी बदनामी हुई। सरकार को सामने आना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये सब क्यों किया, क्या छिपाना था कि आपको एक विवाद पैदा करना था ताकि लोगों का ध्यान वहां रहे और आप कुछ कर रहे हैं। बताइए क्या किया, क्या कर रहे थे आप।
बीते दिनों कश्मीर में अमरीन भट्ट की मौत को लेकर के पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बेहतर होने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरी जो लोग हैं, उनका खून बहाना, उनका खून बहना, ये एक रोज का मामूल आप तो बात ही नहीं करने देंगे तो कैसे बात करेंगे। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो, और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तूं है। उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोंस की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय खराब हो रहे हैं। मैम, जिस तरह से पुलिस ने कल दावा किया कि हमने उस मिलिटेंट को मारा है, तो क्या लगता है आपको उसको? ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। मैम, एक टिकटॉक या वीडियो बनाने पे मारा गया इसको, तो क्या एक बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोजगार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद। बिहार में आरजेडी और सीएम नीतीश कुमार की नजदीकी इन दिनों खास चर्चा में बनी हुई है, लेकिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसी भी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू और आरजेडी के नजदीक आने के कारण सीबीआई छापे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक बात है। आइए आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। नीतीश जी आएंगे तो आप सरकार बनाएंगे एक बार फिर से, अगर नीतीश जी आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल और खबर चल रही है। देखिए, काल्पनिक बातें हैं। हम तो जब गए दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने, तो मेरा इनिशिएटिव था ना कि नीतीश जी का। हमने ना प्रस्ताव रखा था, तो क्या हम भाजपा से अलायंस करने जाते हैं? जातीय जनगणना को लेकर जो आप नीतीश कुमार से मिले और जिस तरीके से इफ्तार हुआ, चाय पे चर्चा हुआ, तो क्या कहीं एक ये भी कारण है छापेमारी का? कहा जा रहा है कि जो नजदीकियां बढ़ी है उसको लेकर। अब आप देखिए, इससे पहले भी छापे पड़े हैं। हम लोग तो बचपन से छापे देख रहे हैं, पड़ रहा है। अब जिसकी जो समझ है वैसे ही काम करता है। किसी और को समझ किस प्रकार की होगी वैसा काम किया होगा। लेकिन क्या है, नहीं है मामला, ये कोई पहली बार और अंतिम बार भी नहीं है। क्या जेडीयू आरजेडी सही में? एक बात समझ लीजिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट गोना बी द लास्ट टाइम। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, हम पर। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रामपुर के डीएम को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, जिसमें जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर लगाई गई शर्त को चुनौती दी गई है। आजम खान ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रखी गई एक शर्त को चुनौती दी है। आजम खान का दावा है कि ये शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है। विश्वविद्यालय को कथित रूप से शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाया गया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। हरगांव थाना क्षेत्र में माफियाओं के खिलाफ 2 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरगांव थाना प्रभारी
ब्रजेश त्रिपाठी ने कार्रवाई करते हुए शारदा सहायक नहर में खनन कर रहे खनन माफिया की बालू से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित एक रैपर को सीज कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर हरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और खनन माफिया के विरुद्ध सख्त तेवर अपनाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक रैपर मशीन को अवैध खनन करते समय पकड़कर सीज करने की कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद मेनाठेर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर घास में पुलिस ने ई कचरा जलाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 120 बोरियों से भरा ई कचरा बरामद किया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि काफी समय से ई कचरा जलाने का काम किया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस को बृहस्पतिवार की शाम को करीब 8 बजे ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांव फतेहपुर घास स्थित एक घर में ई कचरा जला रहे थे। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और मौके पर 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोतवाली इंचार्ज एएसपी ने बताया कि मौके से लगभग 120 बोरी ई कचरा की बरामद की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।